With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो, मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है और मैंने इस साल यूपीएससी में 273वीं रैंक हासिल की है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। मैंने 3 मेंस लिखे हैं ऑप्शनल के साथ और मेरा पहले मेंस में स्कोर बहुत लो था, सिर्फ 205 नंबर थे मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की कोशिश की। लकीली मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ, 276 रहा मेरा नेक्स्ट मेंस में और इस मेंस में 263 रहा। एंड आई फील मेरी आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए इस स्कोर को इम्प्रूव करने में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और जो ड्राफ्ट मैं फॉलो करता हूं अपनी आंसर राइटिंग में, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं, एक बेसिक सा ड्राफ्ट बना लेते हैं हिस्ट्री के आंसर्स के लिए। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में थीम्स इन जनरल रिपीट ही होती हैं। हिस्ट्री रिलेटिवली एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, काफ़ी चीज़ें जो है एंशिएंट मिडीवल में हो चुकी हैं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूछने का तरीका जो है बदल जाता है, क्वेश्चंस बड़े वेग हो जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप कैसे उस आंसर को एड्रेस करें। तो अगर आपके दिमाग में क्लियर कट ड्राफ्ट है कि आप उस आंसर को कैसे अप्रोच करेंगे, तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन कितना भी वेग क्यों ना हो, आप उसे ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसे अच्छे वे में एड्रेस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आंसर की शुरुआत आपकी इंट्रोडक्शन के साथ होगी। इसमें कुछ एक बेसिक चीज़ें जो आप लिख सकते हैं वो नंबर 1, आप कोई कोट से शुरुआत कर सकते हैं, किसी स्कॉलर ने अगर मेंशन किया हुआ है तो। आप हिस्टोरियोग्राफी मेंशन कर सकते हैं, किसी स्कॉलर का कोई व्यू है इससे रिलेटेड। तो अगर कोई डिबेट है इससे रिलेटेड, कोई थ्योरी पूछी गई है, हिस्ट्री में कई सारी थ्योरीज़ हैं, उनमें कई सारे स्कॉलर्स के डिबेट्स होते हैं, तो उस डिबेट को हल्का सा मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा कोई हीटेड डिबेट इस टॉपिक पे है। अगर किसी इवेंट के बारे में बात की जा रही है तो आप सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट की सिग्निफिकेंस क्या है या उस पर्टिकुलर वॉर की सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिक तो जनरली यही होता है इंट्रो में। इसके अलावा मेरी एक स्पेसिफिक टेक्निक ये थी कि मैं इंट्रो में ये सब मेंशन करने के बाद सोर्सेज को ब्रैकेट में लिख देता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका था जिससे मैं काफ़ी क्लियरली एग्जामिनर को कन्वे कर दे रहा था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल सोर्स। बिकॉज हिस्ट्री में आपकी इंटरप्रिटेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कॉलर्स के और जो एक्चुअल सोर्सेज हैं उनके इंटरप्रिटेशंस पता हों। तो आप जितना साइड करेंगे उतना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आपके आंसर में आएगी। इंट्रो के बाद आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं नॉन कोर पार्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, हर क्वेश्चन में एक कोर पार्ट होता है, एक नॉन कोर पार्ट होता है। तो आप अगर फ्लो चार्ट में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ तो वो एक बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपकी दर्शाता है एग्जामिनर को कि आपको क्लियरली पता है कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट के अलावा आप कुछ मैप्स भी बना सकते हैं या कुछ भी इंटरेस्टिंग फिगर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हब एंड स्पोक मॉडल होता है और कई सारे डायग्राम्स होते हैं जो टॉपर्स यूटिलाइज करते हैं। बट मैं सिंपली फ्लो चार्ट और मैप्स में ज़्यादा विश्वास रखता था, ये ईजी टू रेप्लिकेट होते हैं इन एक्चुअल एग्जाम। फ्लो चार्ट के बाद विल कम टू द बॉडी। बॉडी में मैं सब हेडिंग्स काफ़ी यूज़ करता था। सब हेडिंग्स का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे अगेन आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से ब्रेक डाउन कर पाते हैं और क्लियर कट पार्ट्स में क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस कर पाते हैं। तो मैं अब एग्जांपल लेना शुरू करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री दैट द मॉरियंस वॉज अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज मार्क्ड बाय सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्लानिंग। तो क्वेश्चन में बेसिकली अगर कीवर्ड्स की बात करें तो मॉरियंस के बारे में बात की जा रही है और स्पेसिफिकली उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है कि क्या वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था या नहीं था। और अगर आप डायरेक्टिव पे फोकस करें तो डायरेक्टिव है हाउ फार डू यू एग्री। तो हिंट आपको यहीं पे मिल गया है कि कंप्लीटली एग्री आप नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ डिबेट है, तभी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है। नहीं तो जनरली फिर क्वेश्चंस को एलैबोरेट करने के लिए कहा जाता है अगर कोई डिबेट नहीं होता है तो क्योंकि हाउ फार डू यू एग्री क्वेश्चन है तो मैंने इसमें इंट्रो किया,
द नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटी हैज़ बिन अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट। तो जो मैंने डिबेट वाला पॉइंट आपको कहा था कि आप इंट्रो में डिबेट मेंशन कर सकते हैं कि कुछ डिबेट है, वो मैंने लिख दिया। विथ मल्टीपल थ्योरीज अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन वेदर इट वॉज अ हेविली सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड एम्पायर और अ डिसेंट्रलाइज्ड वन। तो इससे मैंने ग्लिम्प्स दे दी है कि मेरी बॉडी में मैं किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो चीज़ें हैं बेसिकली कि क्या मॉडर्न एम्पायर सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था। इसके बाद मैंने सोर्सेज जो हैं वो ब्रैकेट में लिख दिए, अर्थशास्त्र और इंडिका। अब बारी करते हैं बॉडी की। बॉडी में अगेन फ्लो चार्ट भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप यहाँ पे सेंट्रलाइज लिख सकते हैं, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लिख सकते हैं, और आप स्कॉलर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं हल्का सा। तो वो एक बहुत ही क्रिस्प वे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है एग्जामिनर तक कन्वे हो सकती है। अब बॉडी की बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले बात की थ्योरी ऑफ सेंट्रलाइज्ड मॉडर्न एम्पायर। मैंने एक सब हेडिंग ये बनाई, इसके बाद मैंने उसे कवर करना शुरू किया। सेंट्रलाइज्ड जो मॉडर्न एम्पायर है उससे रिलेटेड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हर सब हेडिंग में कोशिश करें कि हिस्टोरियोग्राफी और सोर्सेज जितने ज़्यादा मेंशन कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर। तो मैंने अगेन अर्थशास्त्र का एग्जांपल उठाया, इंडिका का एग्जांपल उठाया। इसमें मैंने मेंशन किया कि कैसे अकॉर्डिंग टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर इमर्ज। ये फीचर्स थे प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोनार्क अशोका फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स भी साइट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक। जैसे कि आप अगर इसमें देख सकते हैं तो मैंने पॉइंट लिखा, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल साइट किया, बाकी मैंने अंडरलाइन कर दिया है सोर्सेज को भी। अगर कोई हिस्टोरियोग्राफर या कोई स्कॉलर का व्यू है तो मैं उसको भी अंडरलाइन कर देता। तो इससे ऑथेंटिसिटी मिल जाती है आपके आंसर को। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप अपने जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ वही एक्सप्लेन किए जा रहे हैं विदाउट एनी फैक्चुअल बैकिंग। तो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्क, हेवी हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धिराज। हाई साउंडिंग टाइटल्स जनरली ये इंडिकेट करते हैं कि कोई बड़ा राजा है जो कि सेंट्रलाइज्ड वे में किंगडम को चला रहा है। डिस्पोटिक रूल, हेरिडिटरी किंगशिप बेस्ड ऑन डिवाइन अथॉरिटी। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा है इस आंसर को, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। ये एक आई थिंक डिबेट की बात है, कई लोग इसको पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ वाइज भी हिस्ट्री के आंसर्स को एड्रेस करते हैं। मेरे लिए पर्सनली पॉइंट जो है वो ज़्यादा वर्क करते थे, सिंपली बिकॉज आई फील मैं ज़्यादा क्रिस्प वे में अपनी बात कन्वे कर पाता था पॉइंट्स में। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट्स में ही लिखें, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें लिखें। कोशिश करें लेकिन कि आंसर आपका मल्टी डायमेंशनल हो, ऑथेंटिक हो। इसके बाद मैंने मेंशन किया मैसिव ब्यूरोक्रेसी एडेड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। अगेन मैसिव ब्यूरोक्रेसी उन्हीं किंगडम्स में मिलती है जो कि सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तभी उन्हें बहुत लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी चाहिए किंगडम को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ओवर सोशल स्ट्रक्चर। हर जगह मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने मेंशन किया है कि देयर वो स्टेट मोनोपोली ओवर माइनिंग एंड मेटलर्जी, तो वो इंडिकेट करता है कि काफ़ी सेंट्रल कंट्रोल है इकोनॉमी पे। इसके बाद मैंने फाइनली हिस्टोरियोग्राफी मेंशन की। दिस लेड मेनी हिस्टोरियंस इंक्लूडिंग रोमिला थापर टू सजेस्ट दैट मॉडर्न एम्पायर वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड प्लान्ड। तो मैंने काफ़ी क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि सेंट्रलाइज थ्योरी को बैक करने वाले कौन से स्कॉलर्स हैं। अब दूसरी सब हेडिंग जो मैंने बनाई वो थी थ्योरी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडर्न एम्पायर, दिस इज द काउंटर। तो बॉडी में भी हमारा दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक हम फेवर में लिखेंगे, एक हम थोड़ा मल्टी डायमेंशनल फ्लेवर देने के लिए आंसर को काउंटर लिखने की कोशिश करेंगे। अगेन कोशिश करें कि फेवर में जो भी है, अगर देखिए वो क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे डिपेंड करेगा। अगर क्रिटिकली एनालाइज की बात की गई है तो आपको थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा, आपको हो सकता है काउंटर जो है उसको अच्छा खासा वेटेज देना पड़े। अगर इलेबरेट करने की बात की गई है, सिंपली एक्सप्लेन करने की बात की गई है, तो फेवर आप ज़्यादा करेंगे पॉइंट को, आप ज़्यादातर पॉइंट जो हैं उस क्वेश्चन के फेवर में ही देंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है हाउ फार डू यू अग्री, तो आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा खेल सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया था फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। तो अब काउंटर में मैंने थ्योरी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडर्न एम्पायर सिंपल सा ही सब हेडिंग बनाया। इसके बाद मैंने स्कॉलर्स का मेंशन किया कि कौन ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। तो जेरड फर्समैन है जिन्होंने कहा कि एक्सटेंसिव बाउंड्रीज ऑफ मॉडर्न एम्पायर कपल्ड विथ लैक ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिकेट दैट अ कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड स्टेट वाज नॉट फीजिबल। बेसिकली इस थ्योरी का मतलब ये है कि क्योंकि मॉडर्न एम्पायर इतना बड़ा था और एंशिएंट इंडिया में आप ये जानते ही हैं कि कोई कम्युनिकेशन मेथड्स नहीं थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई ट्रेन्स नहीं थी जिससे ट्रूप्स को आसानी से दूसरी छोर पे भेजा जा सके किंगडम पे। इसलिए जेरड फर्समैन का ये मानना था कि ये एम्पायर सेंट्रलाइज्ड हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है।
इसके अलावा दूसरी स्कॉलर जो हैं वो हैं रोमिला थापर, जिन्होंने सेंट्रलाइज्ड किंगडम की बात की थी लेकिन बाद में अपनी थ्योरी को रिवाइज किया था और उन्होंने कहा था कि बेसिकली 3 स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं मौर्यन एम्पायर में। तो मैंने ये बेसिक सा डायग्राम बनाया, ये 3 स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। पहला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो एरिया है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का कंट्रोल सबसे ज़्यादा था। इसके बाद है कोर। कोर रीजन ये है जहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल है लेकिन साथ में कुछ सेमी ऑटोनोमस एजेंट्स भी आपको, कुछ गवर्नर्स टाइप के एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है पेरिफेरी। पेरिफेरी वो एरिया है जहाँ पे मौर्यन एम्पायर का सेंट्रलाइज कंट्रोल काफ़ी लिमिटेड था और जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे या जो इंडिपेंडेंट गवर्नर्स थे उनके पास सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी थी। तो ये 3 जो है जोन्स रोमिला थापर के अनुसार मौर्यन एम्पायर में थे। तो इस टाइप के अगर आप डायग्राम्स बना सकते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करने के लिए और आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। बट अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस एग्जैक्ट डायग्राम इन द पेपर इटसेल्फ। ये सब चीज़ें आपको पहले से बना के रखनी होंगी। वैल्यू एडिशन के लिए जो फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये आपको पहले से तैयार करके रखने होंगे। और ये आई थिंक टिप मुझे शिव गुप्ता सर ने काफ़ी दी थी। इनफैक्ट आंसर राइटिंग की जो भी एडवाइस मुझे मिली है और जो भी अंडरस्टैंडिंग मेरी है उसमें शिव गुप्ता सर ने काफ़ी हेल्प किया था। तो ऐसे ही आप देखिए, आप मेंटर से सीखें, आप खुद सीखें, आप टॉपर से सीखें, वो आप पे निर्भर करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपको आंसर को कैसे एड्रेस करना है। कंक्लूजन की तरफ आएंगे। कंक्लूजन में अगेन सिंपल सा जो तरीका है वो है समराइज करने का प्लस फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट देने का। अब फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट वाला जो पॉइंट है इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये तो एंशिएंट इंडिया है, तो ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। बट इन जनरल फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, खासकर मॉडर्न इंडिया में। फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो अगर कोई सोशल रिफॉर्म्स की बात की गई है क्वेश्चन में, तो आप पहले समराइज़ करें, फिर फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि हम सोशल रिफॉर्मर्स से सीख सकते हैं और आज के इंडिया के जो सोशल इवल्स हैं उनको टैकल कर सकते हैं। तो वो आप प्रेजेंट से लिंक कर दिया आपने मॉडर्न इंडिया को, विच आई थिंक गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। समराइज़ अगर कैसे करना है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, बिकॉज समराइज़ करना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, हम रिपीट कर देते हैं चीज़ों को। तो इसमें मैंने लिखा 10 it can be concluded that though the Mauryan Empire marked a new age of political unity and strong central authority, it also had spheres of autonomy within it। यानी कि बेसिकली मैंने कोशिश किया है कि ये दोनों जो व्यू पॉइंट्स हैं फेवर में और काउंटर में, मैं उनको समराइज कर दूं। मैंने ये मेंशन किया कि सेंट्रल अथॉरिटी की बात की जाए तो मौर्यन एम्पायर काफ़ी सिग्निफिकेंट सेंट्रल अथॉरिटी दर्शाती है, बट ये भी सच है कि कई सारे पार्सल्स मौर्यन एम्पायर में थे जो कि ऑटोनोमस थे। तो ये जो चीज़ है इससे मैंने अपने आंसर को समराइज़ कर दिया। इसके अलावा हिस्ट्री में हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। कोई भी क्लियर एग्जैक्टली नहीं बोल सकता है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही कंक्लूजन अपनी तरफ से दे देंगे कि मौर्यन एम्पायर एग्जैक्टली सेंट्रल था या एग्जैक्टली डिसेंट्रलाइज था, तो वो सही नहीं होगा। हिस्टोरिकल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमेशा वो अनसर्टेनिटी भी अपने कंक्लूजन में आप मेंशन करें कि देयर इज़ मोर रिसर्च दैट इज़ गोइंग ऑन, मोर एक्सकेवेशन नीड्स टू बी डन, और सोर्सेज के एनालिसिस की ज़रूरत है। इस टाइप की चीज़ें आप अपने कंक्लूजन में मेंशन करेंगे तो इट इंडिकेट्स कि आप एक ट्रू हिस्ट्री स्कॉलर हैं, एक ट्रू हिस्ट्री स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के नेचर को समझता है। तो ये मेरे हिस्ट्री के आंसर का ड्राफ्ट था। आई होप कि इससे आप सबको हेल्प होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर।